हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा। हमने कूलम्ब्स लॉ को बेटर एक्सप्लेन किया है, कैसे कैसे कूलम्ब्स लॉ काम करता है, क्या वो कैलकुलेट करके देता है, कैसे उसका डेरिवेशन होता है और क्यों हम उसे निकालते हैं। क्या रीज़न था कि कूलम ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था और वो डेरिवेशन सोल्व करके दिया था, राइट। अब हम देखते हैं इसी का, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट। अब हम देखते हैं आपका चैप्टर है मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जैसा चैप्टर के नाम में ही मेंशन है कि ये डील किस चीज़ में करता है। जो चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है या करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, ये उसकी स्टडी के रिगार्डिंग है। और जब मैग्नेटिक इफेक्ट लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो क्या लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तब क्या लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक चार्ज होगा तो क्या लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो इस चैप्टर के अंदर जो बेसिकली कैलकुलेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड की। बायोट सेवर्ट लॉ जो है वो हमें कैलकुलेट करके देता है मैग्नेटिक फील्ड। अब बायोट सेवर्ट लॉ क्या था, कैसे था, क्यों इसको करने की ज़रूरत पड़ी, उसको हम देखते हैं। आइए एक बार कि कैसे कैसे था, क्या था। देखिए सबसे पहले क्या था, एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था ओरेस्टिड। ओरेस्टिड ने क्या किया, ओरेस्टिड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट। अब ओरेस्टिड ने क्या कैलकुलेट किया था, ओरेस्टिड ने क्या किया, एक सिंपल वायर लिया जिसके अंदर कोई आई करंट फ्लो कर रहा था। एक वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर के जब अलोंग उसने एक चार्ज रेस्ट में रखा, किस में रखा, रेस्ट पोजीशन में रखा। सो नेट फोर्स जो मेरा आया वो कितना आया, ज़ीरो। अब ये नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट कर लिया जी, ये नेट फोर्स जीरो होता है। अब ये तो सभी को पता है कि अगर किसी वायर के पास किसी चार्ज को रेस्ट पोजीशन में रखते हैं तो नेट फोर्स जीरो रहेगा। अब ये कैलकुलेट कैसे किया, अब आपके पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर आपके पास E की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है सो नेट फोर्स ज़ीरो। बात समझ आई, इतनी सी बात थी। सो नेट फोर्स जो आई मेरे पास ज़ीरो थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इफेक्ट को, मैग्नेटिक फील्ड को कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर मेरा चार्ज कैसे है, रेस्ट कंडीशन में है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कहेगा अपनी ऐसी तैसी खाए, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। वो नेट फोर्स कुछ लगाएगा ही नहीं। नेट फोर्स क्या रही आपकी, ज़ीरो। अब उसने क्या किया, इस चार्ज को v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया, v वेलोसिटी से। अब होना क्या चाहिए था कि ये निकल तो जाना चाहिए था ऐसे ऐसे इस अलोंग, लेकिन हुआ क्या कि ये डेविएट हो गया अपने पाथ से ऐसे। और जब उसने इसको v वेलोसिटी से नीचे थ्रो किया तो ये अपने पाथ से डेविएट हो गया ऐसे। अब बड़ी हैरानी की बात है कि अगर रेस्ट में पास रखते हैं, रेस्ट में पास में रखा तो कोई फोर्स है ही नहीं। और जब उसने v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये डेविएटेड हो गया इनवर्ड, और जब इसने नीचे थ्रो किया तो ये डेविएटेड हो गया आउटवर्ड। अब इस बात पे बड़ा हंगामा हो गया कि यार ये पता नहीं क्या है, कैसे है। और उस टाइम पे इनको ये बात पता नहीं चली, उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये कुछ कुछ ऐसा है जैसा मैग्नेट की वजह से होता है। मैग्नेट जैसे अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ये कुछ कुछ ऐसा है। एग्जैक्टली उनको भी पता नहीं चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है या क्या है क्या नहीं। सो ओरेस्टिड का खेल यहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट आया बायोट और सेवर्ट, दो साइंटिस्ट थे। बायोट सेवर्ट लॉ दो के नाम से जुड़ के बना है, इसी को हम लैपलेस लॉ भी बोलते हैं। और दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बायोट, एक का नाम था सेवर्ट, और उन्होंने हमें दिया बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ। सो बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है हमें, इन्होंने हमें क्या दिया, बायोट सेवर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट। इसने भी एक आई वायर ली, सॉरी डीएल एलिमेंट लिया, ये
ये जो एलिमेंट है वायर का, इसकी लेंथ है मेरी dl, इसके अंदर I करंट मेरा फ्लो कर रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिस्टेंस मेरी इस पॉइंट की हो गई r। इस पॉइंट को अगर मैं a नाम दे देता हूँ, इस पर्टिकुलर a पॉइंट पे ये इसके बिटवीन एंगल हो गया थीटा, राइट। उसने क्या किया, कैलकुलेशन निकाली कि मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, कैसे होगी, क्यों होगी। बात समझ आई। उसने क्या किया, एक आई एलिमेंट लिया वायर का, जिसके ऊपर उसने डीएल एलिमेंट लिया, जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट पे उसने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन निकालने की कोशिश की। अब यहाँ से उसके पास जो वैल्यूज़ निकल के आई, वो वैल्यूज़ कुछ इस तरह थी कि मुझे पता चला कि डी बी जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये बात तो हमने कूलम लॉ के अंदर भी पढ़ी थी, ये बात तो हमने ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर भी पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं इस वायर से दूर जाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस वायर से दूर जाता जाऊंगा, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटता रहेगा। अगर कोई चीज़ घटती रहेगी तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहनी चाहिए। और यही इसने बात बोली है। अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, ऐसे होती है जैसे आपने देखा होगा कि हाई टेंशन वायर जाती हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की जो वायर होती है, हाई टेंशन वायर ऐसे छतों के ऊपर से आपके निकल रही होंगी, राइट। अब उनके नियर बाय अगर आप कोई मेटेलिक बॉडी लेके जाओगे, मेटेलिक बॉडी अगर लेकर के जाओगे, तो इस वायर का कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस एरिया के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसको अपनी तरफ खींच लेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड ये थोड़ी ना है कि जितना उस वायर के नज़दीक है और उतना ही इतनी दूरी पर भी उतना ही होगा, नहीं, इतनी दूरी पर कम होगा और उससे ज़्यादा हो सकता है कि नेग्लिजिबल हो जाए, नेग्लिजिबली संभाल वो ख़त्म ही हो जाएगा। बात समझ आई। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक अट्रैक्शन होता है जो किसी भी चार्ज्ड वायर के या चार्ज्ड कंडक्टर के अलोंग या नियर बाय रहता है, राइट। बात समझ आई। सो इस चीज को हमने डिस्कस किया है कि ये क्या होगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड थिंग जो उसने पता की वो थी कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास वायर के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज़्यादा मेरा करंट होगा उतना ज़्यादा मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर किसी वायर के अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कम होगा। अगर एक वायर है उसके अंदर 100 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो मेरा dB भी ज़्यादा होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, राइट। थर्ड थिंग कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। DL मतलब एक मैंने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल स्मॉल लेंथ एलिमेंट का, बिल्कुल छोटे एलिमेंट का, राइट। अगर स्मॉल एलिमेंट का यानी कि एलिमेंट की लेंथ जितनी बड़ी होती जाएगी, मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी एस्पेक्ट में बढ़ेगी या घटेगी। सो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ के। और फोर्थ कंडीशन जो है वो है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा कहाँ से आया, साइन थीटा यहाँ से आया कि जब मैं इस वेक्टर r को विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर dl कैलकुलेट करूंगा, वेक्टर r को, वेक्टर r की जब मैं कैलकुलेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू मेरे dl के। अब देखिए ये पूरी आपकी 12th की फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर वेक्टर की कैलकुलेशन क्रॉस प्रोडक्ट से होगी। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे होता था भाई, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। ये वेक्टर a होता था, ये वेक्टर b होता था और ये एंगल होता था मेरा थीटा, राइट। अब इस वेक्टर a को जब मैं b के अलोंग निकालता था तो मेरा रिजल्टेंट बनता था एक, और मैं क्या करता था कि वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मेरे को वेक्टर b के अलोंग निकालना है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता था वो हो जाता था b कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट मेरा हो जाता था b साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसकी मेरे को कैलकुलेशन सोल्व करनी है, रिजल्टेंट मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाती थी, a b साइन थीटा,
क्योंकि मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर देता था और वर्टिकल कंपोनेंट को हम उठा लेते थे। जिस वेक्टर के अलोंग हम निकालते हैं उस वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट हम छोड़ देंगे और दूसरा कंपोनेंट उठा लेंगे, क्योंकि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसमें, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होगा उस पे काम करता है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आई, साइन थीटा। साइन थीटा वैल्यू कहाँ से निकल के आती है, साइन थीटा वैल्यू मेरी निकल के आई है यहाँ से। जब मैं वेक्टर डी एल और वेक्टर आर को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी साइन थीटा। सो चलिए ठीक है, अब इन सब को उठा करके कंपाइल करके रख देते हैं। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू बोलूंगा मैं। सो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब मैं ओपन करता हूँ, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ओपन करूँगा तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई। अब ये जो वैल्यू आई म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या है, मेरा कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू मेरी कितनी होगी, 10 रेज टू द पावर -7। इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी, 10 रेज टू द पावर -7। इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 10 रेज टू द पावर -7। अब आप इसकी यूनिट कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास डीबी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला। तो इसकी यूनिट आपके पास कितनी बनेगी, टेस्ला। डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मीटर एक कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ सिंगल मीटर क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा और एम्पेयर। ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी। डीबी की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, टेस्ला। क्या होगी, टेस्ला। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू आपके पास होता है इसका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसने बायोट सैवर्ट ने जो कैलकुलेशन निकाल के दी, ये आपके पास उसका सारा निचोड़ आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, उसका सारा निचोड़, राइट। अब आप अगर नोटिस करोगे तो जैसे आपने कूलम्स लॉ कैलकुलेट किया था, तो क्या ये कूलम्स लॉ जैसा नहीं है कुछ। वहां पे आपके पास क्या थे, 2 चार्जेस थे, Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वो भी वहां पे भी नेट फोर्स जो थी वो क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस थी आपकी। यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, स्क्वायर ऑफ द इनवर्स स्क्वायर ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है। 2 चार्जेस के बीच में थी, यहाँ पे क्या हुआ, ये डी एल एलिमेंट के बीच में और इसके बीच में है, राइट। सो ये सिमिलर इक्वल टू किसके है, कूलम्स लॉ के। कूलम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक लॉ है और मैग्नेटिज्म का बेसिक लॉ जो है वो है बायोट सैवर्ट लॉ। इन दोनों के बीच में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम करता है, राइट। बात समझ आई। सो ये जो आपके पास वैल्यू निकल के आई, ये है बायोट सैवर्ट लॉ की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की स्केलर फॉर्म। कैसी है ये है मेरे पास स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म मतलब इससे मैं मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने भी सीखते हैं। आइए देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इतनी बात आपको समझ आई। अगर इतनी बात आप समझ चुके हो तो अब आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि ये म्यू नोट जो है, म्यू नोट क्या है, अगेन परमिएबिलिटी। लिख देता हूँ, म्यू नोट अगेन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या रहेगी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से अगर म्यू नोट की वैल्यू आपको निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी, 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, राइट। आपको क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, उसके अंदर आपको वैल्यूज गिवन नहीं होंगी। वैल्यूज आपको इस चीज़ की कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आपको निकालनी पड़ेगी, राइट।
राइट। सो अब इसकी देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए, ये आपके पास रहा वेक्टर आर, ये आपके पास रहा वेक्टर डी एल। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये इस तरह से है कुछ, ये आपके पास हो गया वेक्टर आर, और ये हो गया आपके पास वेक्टर डी एल, और ये हो गया आपके पास थीटा। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन यही आएगी आर डी एल साइन थीटा। यही तो हमें वेक्टर लॉ बोलता है। क्रॉस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हम ऐसे ही तो करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हम ऐसे ही करते हैं। तो अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जो बनेगी वो मेरा बनेगा वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ये आपके पास बन जाएगा वेक्टर डी एल, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आर नहीं है ऊपर, तो मेरे को क्या लेके आना पड़ेगा, वेक्टर आर। अब जब मैं ऊपर आर लेके आया तो मैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आर को नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आई, इसकी वेक्टर फॉर्म। और इसको सोल्व अगर मैं कर देता हूँ, सोल्व अगर मैं इसको कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब बताओ ये वैल्यू सेम टू सेम ये वैल्यू है कि नहीं, बताओ सेम टू सेम ये वैल्यू है कि नहीं। ये मैंने निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ए ड्यू टू दिस वायर ऑफ लेंथ डी एल, राइट। अब बायोट सेवर्ट लॉ जो है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आपके पास आई। अब वेक्टर फॉर्म तो आ गई, अब सर डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड है, मेरे को कैसे पता चलेगा। तो देखिए एक मज़ेदार फॉर्मूला बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अपने राइट हैंड को लो ऐसे, ये राइट हैंड ऐसे ऐसे रखो, ऐसे 90 डिग्री, ये थंब 90 डिग्री रहना चाहिए ऐसे। अब जिस भी वेक्टर के अलोंग आपको कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को कैलकुलेट किसके अलोंग करना है, डी एल। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डी एल, क्या ये सही है। इस चीज को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जिस वेक्टर को लेते हैं और जिसके अलोंग कैलकुलेट करते हैं, सो हम वहीं से हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं और किसके विद रिस्पेक्ट टू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है कि आपने क्या किया है, ये आई डी आपने डी एल के अलोंग कैलकुलेट कर रहे हैं और आर के अलोंग। अब देखिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे आपको ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी, बात समझ आई, ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है बी, ये इनके इन बिटवीन एंगल है थीटा। अब अगर आपको ए के अलोंग आप अपना ये हैंड ऐसे करके, ऐसे है मेरा हैंड, इसको ऐसे ए, अगर आपको ये निकालना है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, आपको ये डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो आप ए के अलोंग अपना हैंड ऐसे रखेंगे और जो बी है ना, बी की तरफ ऐसे अपने हैंड को ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे थप्पड़ मारो बी को ऐसे। अगर ये आपने बी को ऐसे थप्पड़ मारा तो ये जो थंब है ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब इसके मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको बता देता हूं। ये तो ये था। अब अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ जाए ए का बी के अलोंग, अब कैसे रखूंगा मैं हैंड, क्या ऐसे रखूंगा या ऐसे रखूंगा, ऐसे ऐसे हाथ तोड़ लूं क्या, ऐसे कैसे रखूंगा, ऐसे हैंड ऐसे किया, ए के अलोंग रखा और बी को ऐसे चमाट मारी, तो डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन किस तरफ, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही, अंदर जा रही। अब यहां पे क्या हुआ, डी एल का विद रिस्पेक्ट टू मैं किसके निकाल रहा हूं, आर के,
तो मैं क्या करूँगा, अपने राइट हैंड को ये रखा मैंने ऐसे DL पे और A को ऐसे मारा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, किधर, अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ है तो उसको हम ऐसे शो करते हैं, और अगर आउटवर्ड है तो उसको ऐसे शो करते हैं। तो मेरी यहाँ कैसे है, अंदर की तरफ, सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, राइट। समझ आई बात। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड रूल को हमेशा याद रखो, बिल्कुल सिंपल रूल है, कुछ नहीं करना है। जिसके अलोंग निकालनी है उसके अलोंग हाथ रखो और दूसरे को इस उंगलियों से ऐसे ऐसे मारो, ऐसे। और ये जो थंब होगा आपका, ये शो करेगा डायरेक्शन। इसके ऊपर सैकड़ों केस बन सकते हैं अलग अलग तरह से डायरेक्शन निकालने के। आपको पेपर में आना जरूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर वो पूछ लेता है। इससे आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे। आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, आपने आधा क्वेश्चन तो कर दिया, लेकिन अगर आप डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाए तो आपका न्यूमेरिकल गलत ही है, वो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको पूरे, क्योंकि आपने उसे पूरा सॉल्व नहीं किया। और डायरेक्शन निकालना कितना, क्या निकालना क्या होता है, यही तो आपको बताना है कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है, राइट। सो ये आपको समझ आई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं कि मैंने जो डेरिवेशन किया है, ये जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई है, अब अगर मैं इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में निकालूं, अगर मैं इसको किसकी फॉर्म में निकालूं, करंट डेंसिटी की फॉर्म में। अब करंट डेंसिटी क्या होती है आपकी, करंट डेंसिटी को मैं डिनोट करता हूं J से, और J आपके पास क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी के किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप कितने लोग बैठे हो। अब सपोज कीजिए आप इस कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हैं, तो आप स्पार्सली, डेंसिटी क्या है आपकी, बहुत कम है, आप स्पार्सली बैठे हो ऐसे। इसी कमरे के अंदर 50 लोग बैठे हैं तो डेंसिटी ज़्यादा है, 60 लोग बैठे हैं तो और ज़्यादा है, राइट। सो ऐसे ही करंट डेंसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मेरा कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट पर यूनिट एरिया, राइट। अब करंट पर यूनिट एरिया, अब अगर इसको मैं DL से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर मेरा बन गया IDL, राइट। ऊपर क्या बन गया मेरा, IDL, और A इंटू लेंथ। अब एरिया इंटू लेंथ आपके पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम। क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी क्या, DV, और इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, JDV। अब ये बताओ, ये जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई, क्या मैं इसको इस फॉर्मूले के अंदर रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख सकता हूं। सो DB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई JDV साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर, राइट। JDV साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर। या आप इसको इस फॉर्मूले के अंदर रख दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर DB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और IDL की जगह आपका क्या आ जाएगा, J वेक्टर DV क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर R अपॉन R क्यूब। अब ये मत पूछना कि सर ये क्यूब कहाँ से आया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यूब कहाँ से आया, क्यों आया। सो करंट डेंसिटी अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर वो ये दे देता है कि करंट डेंसिटी इतनी है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे कैलकुलेट करें, ये ऐसे निकल जाएगी, राइट। आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पता होना जरूरी है। डेरिवेशन पता क्यों इंपॉर्टेंट होता है, डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, हो सकता है वो बीच के स्टेप पूछ ले कहीं से। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है, आपने सिर्फ रटा हुआ है कि ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ ऐसे होती है, तो हो सकता है आप उस टाइम पे रटे हुए को आप स्कूल एग्जाम्स के अंदर तो क्रैक कर जाओ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप इन फ्यूचर IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको JEE मेंस एडवांस या नीट देना है या CUET देना है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पे पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात ध्यान रखना जो सच्चाई है, और शायद आप लोग इससे डर के भागते हो या अपने दिमाग को ये दिलासा दे के रखते हो अपने दिल को कि ऐसा नहीं है।
99% बच्चा जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर पास हो जाता है और 99% बच्चा कंपटीशन के अंदर फेल हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप अगर अपनी क्लास के टॉपर भी हैं तब भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाते हो। अगर टॉपर है तो भाई वहाँ क्यों नहीं पास हो गया? क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आपने हमेशा रट्टाफिकेशन पे ही प्रैक्टिस की है। क्रैमिंग इज़ योर हैबिट। एक्चुअल में आपको चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और कंसेप्ट्स आपको मिलेगा जब कोई आपको सिखाएगा और आप सीखोगे। कंसेप्ट को अगर पकड़ के चलोगे तो आप किसी भी तरह से आ जाए, देखिए कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। क्या 2 का 3 का 4 का 5 का टेबल चेंज हो सकता है क्या? या काउंटिंग चेंज हो सकती है क्या? काउंटिंग तो हमेशा वही रहेगी, टेबल हमेशा वही रहेंगे, कैलकुलेशन आपको बदल बदल के आएगी बस। सो आपका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है आपको नंबर सिस्टम आता है अच्छे से, आपको वो कंसेप्ट पता है, तो कैलकुलेशन आपकी जैसे भी है, हो सकता है आपको जस्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा लोगे, लेकिन आप कैलकुलेट तो कर पाओगे ना। सो यही है कंसेप्ट की पावर। अगर आपको कंसेप्ट पता है, हर एक चीज़ के बारे में पता है, तो डेरिवेशन अगर आपको आता है तो आप क्या करोगे? आपको इतना पता है कि करंट डेंसिटी जो होती है मेरी, वो होती है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया अगर उसने दे दिया तो आप क्या करोगे? आपको जस्ट डेरिवेशन ये याद नहीं था, आपको ये याद था, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट इजीली कर लोगे, राइट? यही है कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट पकड़ के चलोगे तो सब कुछ होगा। अब इसी के अंदर, अब अगर आपको ये बोल दे कि अगर चार्ज की फॉर्म में आ जाए कि चार्ज की फॉर्म में आपको निकालना है, अब सेम टू सेम ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, ये इतना मैं रब कर देता हूँ। अब अगर चार्ज की फॉर्म में आ जाए, अब चार्ज आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है आपका? चार्ज के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। क्या होता है भाई? देखिए, करंट का क्या ये फॉर्मूला नहीं होता? आई डी एल को अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या फ्लो ऑफ करंट, क्या सॉरी, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आई क्या होता है आपका? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी एक यूनिट टाइम के अंदर जितने मेरे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उतना ही तो मेरा करंट है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? आई डी एल की। तो मैं डी एल एलिमेंट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ले लूँ तो क्या ऐसे आ गया? अब आई डी एल एलिमेंट की वैल्यू आपको क्या करनी है? पुट कर देनी है। आई डी एल एलिमेंट की वैल्यू अगर आप पुट करते हो, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पे? डी एल अपॉन डी टी। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अब वेक्टर फॉर्म में है तो ये क्या हो गया आपके पास? वेलोसिटी। यानी कि आई डी एल की वैल्यू आपके पास क्या बन गई? क्यू वी, राइट? ये आपके पास क्या वैल्यू बन गई? क्यू वी। अब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू, सॉरी आई नहीं आएगा, आई डी एल की जगह आप पुट कर रहे हो, सो क्यू वेक्टर वी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, राइट? सो आपने देखा कि हमने वेक्टर फॉर्म इसकी अलग अलग डिफरेंट वे के अंदर की। हो सकता है अगर आपको उसने चार्ज दे दे और वेलोसिटी दे दे चार्ज की, तब भी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे। सो ये था हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने डिस्कस किए। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट-सैवर्ट लॉ सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। बायोट-सैवर्ट लॉ एक स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है।
राइट। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना छोटा लेंथ एलिमेंट लेना फिजिबली पॉसिबल नहीं है रियल में, राइट। सो ये एक थ्योरेटिकल डेरिवेशन था। आगे जाके जो एम्पेयर सर्किटल लॉ आया, एम्पेयर सर्किटल लॉ ने इसी मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन को इजी कर दिया, जैसे उधर गॉस लॉ ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को इजी किया था, राइट। सो ये बेसिकली है, ये बेसिक लॉ है जिसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। अब इसने जो हमें वैल्यूज़ दी हैं वो हमें निकाल के ये दी हैं। अब यहाँ से आपको एक बात का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो बात ये हुई, इसको मैं रब कर देता हूँ। वो बात मेरे पास ये हुई कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पर होगी। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या आई है, साइन थीटा आया है आपका, क्या आया है, साइन थीटा। और साइन थीटा मिनिमम जो होगा वो कितने पे होगा, 0 पे, और मैक्सिमम कितने पे होगा, 90 पे, राइट। अब 0 पे और 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1। सो अगर मेरी वैल्यू थीटा की 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो मेरा dB कितना हो जाएगा, 0। यानी कि dB की वैल्यू मिनिमम जो होगी वो कहाँ पे होगी, थीटा अगर 0 है या 180 है तो वैल्यू क्या होगी आपकी, मिनिमम। सिंगल वन लाइनर में पूछ सकता है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होगी अगर थीटा एंगल। यहाँ से मेरे ये बात समझ में आई कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं पैरेलल या एंटी पैरेलल कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब मेरा थीटा अगर मेरा 0 हो गया, थीटा अगर मैं इसको r एलिमेंट को ऐसे ही dl के ऊपर रख लूं, कैलकुलेट करूं, यानी कि अगर मैं इस वायर के यहीं पे, इसी के अंदर मेरा ये dl एलिमेंट है, इसी के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है और यहीं पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरा थीटा कितना हो गया, 0। अगर मेरा थीटा 0 हो गया सो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, मिनिमम या 0 रहेगी। और अगर मेरा थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा अगर है आपका 90 डिग्री तो मैक्सिमम रहेगी, तो वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। दो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि अगर मेरा पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाता है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी आपकी, मिनिमम 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0। और अगर आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, यहां से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या रहेगी, मैक्सिमम। अब आपको पता चला होगा कि हमने कितने इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट को स्टडी किया है, क्या कुछ ये हमें कहता है। देखिए कुछ भी क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने एक पीस ऑफ एलिमेंट लिया, उसको मैंने dl लेंथ थी, आई उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, ए पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाएगी या आउटवर्ड जाएगी वो हमने राइट हैंड रूल से किया, राइट। उसके बाद हमने डेरिवेशन वगैरह सब कैलकुलेट किए, इसकी वेक्टर फॉर्म हमने कैलकुलेट की, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने स्टडी किया। सो बायोट-सावर्ट लॉ हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, राइट। अगर आप बुक के अंदर पढ़ के करने की कोशिश करोगे तो आपको हवा में जा रहा होगा सब कुछ, क्योंकि वहाँ इतना बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास, राइट। सो आप इस तरह से प्रिपेयर करिए, अपने कंसेप्ट्स को मजबूत बनाइए। अगर एक बार चीज़ें समझ में आने लग गई तो फिज़िक्स बहुत आसान है यार, रियल लाइफ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने इधर उधर से कंसीडर कर लिया, नहीं, जो भी है सब कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, इसके एग्जांपल आपके हर घर के अंदर हैं, मैग्नेटिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्रिएट करती हैं, चुंबकीय ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं जो खींचता है, राइट। सो ये सब था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके कंसेप्ट्स को, कोर कंसेप्ट्स पे काम करेंगे, आपके कंसेप्ट्स को मजबूत बनाएंगे, ताकि जब आप 12th क्लास करके निकलें और आप इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर या मेडिकल वगैरह के अंदर जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस आपने सुना होगा नाम, जेई एडवांस आईआईटीज़ में जाने के लिए ज़रूरी है। और जेई एडवांस का पेपर जो होता है वो बच्चे बोलते हैं कि बहुत टफ आता है, पता है क्यों टफ आता है, क्योंकि आईआईटी पता क्या मांगती है,
आईआईटी मांगती है कि आप इंजीनियर बनने आओ, मोस्ट वेलकम, लेकिन पहले इंजीनियरिंग के बेसिक्स को पढ़ के आओ। समझे? इंजीनियरिंग के बेसिक्स को पढ़ के आओ, और यही है बेसिक्स। जब आपको वहाँ पे प्रोफेसर कराएंगे ना, तो ये बेसिक्स थोड़े ना समझाएंगे, वो तो एडवांस चलेंगे एकदम। और आपको पिछला कंसेप्ट पता नहीं है तो फिर कहेंगे यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, राइट? सो अगर अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करना चाहते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। और तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। धन्यवाद।